जय हिंद फ्रेंड्स। करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम EPFO 2020 की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सुनिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कि लग चुकी है तलब मंजिल की। क्या? कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। एक प्रयास और किया जाए, क्योंकि EPFO के एग्ज़ाम के अंदर बस 10 दिन बाकी हैं। तो हम 10-11 टेस्ट करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहले साइनोनियम के बारे में पूछा है। तो टुडेज द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ क्रेज एंड वॉयलेंस, मतलब आज का जो अखबार है उसके अंदर क्या नरसंहार का भरा पड़ा है वो। तो इसका जो साइनोनियम आएगा वो क्या आएगा? ब्लड सेड, मतलब वध। कार्नेज का मतलब नरसंहार हो गया और ब्लड सेड का मतलब हो गया वध करना। अभी और वर्ड है जैसे लस्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है? वासना। लस्ट का मतलब वासना हो गया। कनकरण का मतलब चिंता हो गया। स्ट्राइक का मतलब हो गया व्यंग्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है क्या? द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? स्पिरिचुअल। रिलीजियस का मतलब धार्मिक हो गया, स्पिरिचुअल का मतलब हो गया आध्यात्मिक। फिलोसी पेंसिल का मतलब हो गया दार्शनिक। माइस्टिकल का मतलब हो गया रहस्यमय और मेटाफिजिकल का मतलब हो गया उदार। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टली मीन्स टू एवरीवन। क्योंकि जो कल्पना करना मुश्किल है तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कल्पना करना का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? थिंक मतलब सोचना। फील का मतलब महसूस करना। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। सी का मतलब देखना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द पब्लिक सर्विस इज नॉट ए merely something that occupies the hours you are doing it, but invades all your life and experience and affects them one way or the other। इसका जो सही आंसर रहेगा, इन्वेट्स का सही आंसर क्या रहेगा? इसके अंदर जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। वो रहेगा कवर्स। कवर्स का मतलब शामिल होना। इन्वेड्स का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण करना। तो प्री सर्वर्स का मतलब बचाव करना। डेमोलोसिस का मतलब खंडन करना। स्पॉइल्स का मतलब बिगाड़ना। तो ये जो डिटेल है नीचे वो आप पढ़ लेना क्योंकि जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। तो ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी एस्टन्स नेशनलाइज्ड ऑफ लिबरल होल्ड, मतलब लिबरल का साइनोनियम पूछ रहा हमसे तो टॉलरेंट आएगा। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? टॉलरेंट आएगा। डोमेस्टिक का मतलब हो गया डोगमेटिक का मतलब क्या हो गया? कट्टर हो गया। प्रोफ्यूज का मतलब प्रचुर हो गया। और एक और रह गया प्लेंटफुल का मतलब प्रचुरता हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी में करेंगे हम बिल्कुल। आगे है एरर पूछ रहा है इनके अंदर, तो आप पढ़ लेना एक बार। इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नाइदर द सर्वेंट नोर द क्लर्क हैज़ डन दिस, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगले की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है? कोई एरर नहीं है। आगे है द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स इन हावर, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है
आगे भी एरर वाला है। राजू विल बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अबोर्ड। इसके अंदर क्या है, जो इन एन ईयर है, इन एन ईयर की जगह क्या आएगा, विद इन एन ईयर। इसकी जगह क्या आएगा, विद इन एन ईयर। अगला है आई हैव मच वर्क टू डू। इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी क्या है, कोई एरर नहीं है। आगे बात करें हम 10वें के बारे में, तो साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके अंदर एरर है। इसके अंदर क्या आएगा, ये आएगा बेस्ट ऑफ केयरफुल। क्या आएगा, ये बेस्ट ऑफ केयरफुल की जगह क्या आएगा, बेस्ट ऑन केयरफुल आएगा। क्या आएगा, बेस्ट ऑन केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। आगे ये फिल इन द ब्लैंक वाले भरने हैं। इनके अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इट इज टाइम यू वेंट आउट एंड इरन योर ओन लिविंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा इसका सही आंसर, आंसर नंबर बी रहेगा। आगे द एलिफेंट फिल इनटू ए, किसके अंदर आएगा, एलिफेंट जाल के अंदर ही आएगा। और जो ऑप्शन है ट्रैक के अंदर रास्ता हो गया, ट्रिक का मतलब ट्रिक हो गया, ट्रक का मतलब ट्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है द ड्रेस इज नॉट रियरली टाइट इट विल स्ट्रेच व्हेन यू हैव वोर्न इट। इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो फर्स्ट क्लिंस्ड एंड हिज सोल्जर्स विद हिज चोक्ड सोबिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, शोक इसका सही आंसर रहेगा। इसके अंदर जो डिटेल दे रखी है वो आप आपके हिसाब से पढ़ लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 द ब्रेव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गर्नेटरी अवार्ड हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज वाइफ इन द रिसेंट वार। तो इसका क्या आएगा, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उसकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं। आगे एंटोनियम बताना है। आगे है सी ऑलवेज ओरिजिन्स लवीस पार्टी, जो बर्थडे, लवीस का मतलब होता है खर्चीला, खर्चीले का मतलब क्या होगा, फिर फ्रूजल होगा, क्या होगा, फ्रूजल होगा। खर्चीला का किफ़ायती आएगा। चीप का मतलब सस्ता हो गया, चीप का मतलब क्या हो गया, सस्ता हो गया। डिसेंट का मतलब समय हो गया। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 द सोल्जर वाज ग्रेटली रेज्ड फॉर दिस। वेलर, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, वेलवर का, वेलवर का मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी का जो सही आंसर क्या रहेगा, कोवरडाइज। बहादुरी का डिफरेंट मीनिंग क्या होगा, कोवरडाइज मतलब कायरता। आगे है देयर रिलीजियस आर वेरी फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या होगा, बर्न। बान का मतलब बंजर भूमि, उपजाऊ होगी, एक बंजर भूमि होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 सम सिख इमाइग्रेंट्स वर डिटेन एट द एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, नेटिव्स। क्या रहेगा, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, नेटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 द क्वेश्चन वर एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा,
एलिमेंट्री का मतलब सामान्य, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा एडवांस। क्या रहेगा, एडवांस यानी विकसित। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है, पार्ट नंबर 2 की अब जीएस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बंदी की अगर हम बात करें, किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना क्या हो गया, बंदी हो गया। कर्मकार की अगर हम बात करें तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा कुशल अकुशल तथा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल हो गया, पेड़ बनाने हैं ये। लॉकआउट का मतलब तालाबंदी। तालाबंदी की अगर हम बात करें, कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना क्या होगा, तालाबंदी हो गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि ये सभी बिल्कुल सही हैं, आपस में मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार या एडोलिसेंट कौन है। कुमार या एडोलिसेंट की अगर हम बात करें, जिसकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है और 18 के बीच में है, तो वो क्या हो गया, कुमार हो गया या एडोलिसेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ये माइनर बोलते हैं। और 18 से ऊपर है वो क्या हो गया, वयस्क हो गया। क्या हो गया, वयस्क हो गया। और जिसकी उम्र मतलब 15 से कम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं किशोर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे है किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है। किसी नियंत्रित उद्योग की अगर हम आशय की बात करें, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ऐसा उद्योग, क्या कि कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना, केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया जाना। यानी जो केंद्र है, संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, उसके द्वारा उसको नियंत्रण में लिया जाना, और जो अधिनियम है उनके द्वारा उसको क्या किया जाना, उसका संचालन किया जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी में करेंगे, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आप अगर पढ़ना चाहो इसकी डिटेल ये पढ़ लेना, डिटेल दे रखी है। आगे है इसी श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसके अंदर जो सदस्य होने चाहिए वो कितने सदस्य होने चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए उसको रजिस्टर करवाने के लिए। और बात करते हैं, इसके अंदर लिखा है कि किसी मजदूर संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसके अंदर 10% या 100 जो भी कम हो या न्यूनतम 7 कामगार प्रतिष्ठित कामगार वाला उद्योग हो। और जो अधिनियम है वो कब का है, 2001 का ये अधिनियम है, ध्यान रखना। आगे है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन विवाद या विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है। नियोजन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनियोजन हो गया, श्रम परिस्थितियां। तो ये तीनों क्या है, ये विवाद है। क्या है, ये विवाद है इससे संबंधित। तो तीनों ये ध्यान रखना, क्या है, ये तीनों विवाद हैं। तो ये पढ़ लेना डिटेल अगर आपको पढ़नी हो तो। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। भाषा अनुवादक की अगर हम बात करें तो ये असेंबलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, लेकिन जो लिंकर है ये भाषा अनुवादक नहीं है। ये क्या नहीं है, भाषा अनुवादक नहीं है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, जो उच्च स्तरीय भाषा है उसमें लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। लिंकर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम में के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक ऑब्जेक्ट फाइल के लिंक करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आउटपुट डिवाइसों का डिवाइस परिचालक, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोगता के लिए बोधगम्य रूप से क्या करता है, व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रोग्राम कंप्यूटर काउंटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आगे है निम्नलिखित में से
कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑडियो फाइल की अगर हम बात करें, कौन सा ऑडियो फाइल नहीं है? SWF। SWF क्या है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किए गए अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप के रूप में। किसके रूप में? फ्लिप फ्लॉप के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे जो यूपीएससी है उसने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि निर्गुण काव्य धारा की अगर हम बात करें तो संत कबीर जी, रामानंद जी इस निर्गुण काव्य धारा के मुख्य संत थे, तो इसको छोड़ देते हैं हम। आगे है, आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर क्यों बढ़ावा दिया गया था? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता। इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता। इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं हम। आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर शक्तिशाली शासक वर्ग का उल्लेख किया गया है, और इसके लेखक वो कौन है? अबुल फजल इसके क्या है? लिखा, अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया था। आगे है, गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला आंदोलन भारत आते उन्होंने चंपारण किया था, याद रखना। कौन सा किया था? चंपारण आंदोलन किया था। और बात करें हम इसके बारे में तो कहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी? साबरमती से शुरू की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। और ये खत्म कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को। और फिर चंपारण से साबरमती आश्रम से शुरू किया इन्होंने दांडी यात्रा। और जहां ये पहुंचे थे दांडी से इन्होंने क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था इन्होंने? दांडी से शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? समाजवादी गुट के सदस्य की अगर हम बात करें तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या नहीं थे? समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना, स्वतंत्र भारत के क्या थे? ये पहले राष्ट्रपति। आगे बात करें, आगे है, मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? तो इसमें किसकी अनुशंसा नहीं की थी? तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण की, लिबरल उदार साहित्यिक परीक्षण की, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन ए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, इसकी भी की गई थी, लेकिन इसकी नहीं की गई थी। जो शिक्षा में उच्च सत्रों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। तो ये याद रखना क्या है? मैकाले की शिक्षा नीति 1835 के अंदर 1835 के अंदर आई थी ये, अंग्रेजी शिक्षा में माध्यम में परीक्षण। और ये याद रखना, मैकाले ने इसके तहत अधोगमी निस्यंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय, लेकिन विचारों और नैतिकता पर क्या, हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति थी उसके ऊपर क्या था? ये एक कुठाराघात प्रभाव था। आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डुबरी से फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में कौन सा राज्य असम के साथ सीधा जुड़ेगा? तो ये कौन सा राज्य जुड़ेगा? बस याद रखना, मेघालय राज्य जुड़ेगा। नेशनल वाटरवे 2 याद रखना, नेशनल वाटरवे 2 कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और किन किन के बीच है? डुबरी से सादिया, डुबरी से सादिया, याद रखना, डुबरी से सादिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रामसर साइट से संबंधित।
इसके बारे में अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता 1975 के अंदर किए भारत ने हस्ताक्षर। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, 2 फरवरी 1971 रामसर के अंदर कन्वेंशन होती है। एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसर साइट, कितनी है अब आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 75 रामसर साइट भारत के अंदर है वर्तमान के अंदर। तो इसका जो कौन सा आंसर गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर भी क्या करना है, नेगेटिव को गोल कर लेना है। तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो क्या नहीं है, उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों HYV पेड़कनाशियों के उपयोग के लिए सहायक की सब्सिडी प्रदान करना, ये नहीं है। सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या होगा, सिंचाई से रिलेटेड होगा। तो जमीनी स्तर पर सिंचाई के अंदर निवेश को समन्वित करना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दस्ता, मतलब इन तीनों के अंदर क्या कॉमन चीज है, जल या सिंचाई के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन इसके अंदर नहीं किया गया है। तो जो योजना जिससे संबंधित होती है वो उसी से संबंधित रहेगी। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कांडला के अंदर। कहाँ पर किया गया था, ये कांडला के अंदर किया गया था। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इसी के बारे में अगर हम बात करें तो कांडला क्या है, एक जुवारीय बंदरगाह, याद रखना। कौन सी बंदरगाह है, जुवारीय बंदरगाह, जुवारीय बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है, जुवारीय बंदरगाह है। एक एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है और एक SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात अगर हम करें, LPG ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए सुलक्षित प्रणाली के लिए प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का पूरा नाम, योजना का नाम निम्नलिखित, ये जो शुरू की गई थी सबसे पहले इसका क्या नाम था, सहज और पहल। ये दोनों योजना इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर भी UPSC ने ये माना है, लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया था, पहल इसका नाम हो गया था। आगे है, उपादान संध्याय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी होगी? तो अधिकतम राशि होगी 20 लाख रुपए। याद रखना कितनी राशि होगी, 10 लाख से बढ़ाकर इसको कितने कर दिया है, 20 लाख कर दिया गया। आपसे पूछे कि बढ़ाई कितनी है, तो बढ़ाई है ये 10 लाख। कितनी बढ़ाई है, 10 लाख इस राशि को बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, किसी वैश्य कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? एक वीक की अगर हम बात करें तो 48, यानी एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। कितने, एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है इंसान, तो 8 × 6 48 घंटे। कितनी हो गई, 48 घंटे होगी। और मैक्सिमम पूछ लिया आपसे एक दिन के अंदर तो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 5 घंटे के बाद एक 10 मिनट का उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। और माइनर की अगर हम बात करें तो इसको वीक के अंदर 27 घंटे काम कर सकता है। ये कितने घंटे, 27 घंटे काम कर सकता है। और एक दिन में अधिकतम कितने घंटे काम कर सकता है, तो 5 घंटे एक दिन के अंदर अधिकतम काम कर सकता है। आगे बात करें, क्या जिसमें समुचित वह अधिनियम अधिकतम अवधि क्या है, जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और संशोधित करेगी, तो वो क्या है, 5 वर्ष। क्या है वो, 5 वर्ष। याद रखना क्या है, 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी होगी जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? तो वो राशि कितनी होगी, 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। 250 रुपये से लेकर 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। और इसके अंदर 10 साल से जो छोटी बच्चियां हैं
उन्हीं का आप खाता ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है। तो वो कितनी उम्र है, 18 से 40 वर्ष उम्र है। कितनी उम्र, 18 से 40 वर्ष उम्र है। और इसके अंदर भी क्या रहेगा कि 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मासिक पेंशन का आपको क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है। सकल लाभ की अगर हम बात करें, डिनोट्स ग्रोस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ। अगर कोई आपने बेच दी है, अगर कोई माल आपने बेच दिया है और माल बेचने के बाद माल की लागत को घटाने पर जो प्राप्त लाभ होगा वो कौन सा लाभ होगा, वो होगा आपका सकल लाभ। कौन सा लाभ होगा, वो लाभ होगा आपका सकल लाभ। कौन सा लाभ होगा, वो सकल लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे, वह असाधारण वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है। तो वो हो गया रूढ़िवादिता। क्या हो गया, वो रूढ़िवादिता हो गया। तो हम आपको केवल आंसर बताते चलेंगे, आप इसकी डिटेल पढ़ लेना, नीचे दे रखी है। बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखापढ़ियों में प्रकट नहीं की जाती, तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा मापन। क्या किया जाता है, मुद्रा मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं। याद रखना, गैर व्यापारिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके बारे में अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये क्या है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। ये बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु दलाई लामा जी हैं, जो कि रहते कहाँ पर है, भारत के अंदर जो धर्मशाला है, धर्मशाला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को क्यों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी सबसे पहले जो हम वीडियो की शुरुआत और एंड में बोलते जय हिंद, वो शब्द देने वाले, दिल्ली चलो का नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माँ के उस वीर सपूत की जयंती पर 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती, 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आती है। आगे है, 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकृति सालवाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी हाल में इटली के, तो इसका जो बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है, लियोनार्डो दा विंची। याद रखना, लियोनार्डो दा विंची। अब ये क्वेश्चन, अब भी इसका आंसर यही है। सैन्य शक्ति ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर 2021 के अंदर चतुर्थ रैंक पर थे। अब थोड़ी सी बात कर ले, 5वीं क्या हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्या है, 5वीं हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरी स्थान पर हमारी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी तीसरे नंबर की है। आगे है, ये उस समय का करंट अफेयर का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें 5 वर्ष पहले, इसका जो सही आंसर रहेगा 4 साल रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये मैं बताता चलूँगा आपको कि कौन से का क्या आंसर रहेगा, तो आप बस देखते रहना, बाकी निकालो तो आप बाद में निकाल लेना। 57 का आंसर जो सही रहेगा वो क्या रहेगा, 27:8। 27:8 इसका सही आंसर रहेगा। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, 33.33%। याद रखना 33.33%। एक कक्षा में 100 छात्रों, इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा वो निकाल लेना आप, क्योंकि पॉज करके वीडियो को रोक लेना।
इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, 20 इसका सही आंसर रहेगा। और बात करें हम 60, इसकी अगर हम बात करें 60 का जो क्वेश्चन है वो देख लेना एक बार। इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय, ग्रीवा है, अंडवाहिनियां। लेकिन जो पुंकेसर है ये क्या है, फूल का भाग है। किसका भाग है ये, फूल का भाग है। पुंकेसर क्या है, फूल का भाग है, जबकि ये क्या, मानव शरीर के अंदर जो मादा है उसका जननांग है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता, कहा जा सकता, तो वो क्या है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को क्या नहीं कहा जा सकता, वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। वनोन्मूलन का परिणाम कौन सा नहीं है, वन काटने का परिणाम कौन सा नहीं है, ये नहीं है इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये भी है, घटती जैव विविधता भी है, बढ़ता मृदा अपरदन भी है, घटती वृष्टि भी है। वृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश होता है। आगे है, सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेली उगम है। इसके अंदर जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये क्या है कि एक सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, एक एक पेयर मिलता है पुरुष और स्त्री के अंदर। स्त्री के अंदर XX मिलता है और पुरुष के अंदर XY मिलता है। जो लिंग का निर्धारण करता है वो कौन करता है, पुरुष ही लिंग का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे वैक्सीन का अगर हम बात करें तो ये काऊ, वैक्सीन का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, काऊ उसका सही आंसर रहेगा। आगे है, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों में से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिबिंब की अगर हम बात करें जो वो है, ईच आइज सीज स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस। प्रत्येक आंख किंचित मित्र प्रतिबिंब को देखती है। क्या देखती है, प्रतिबिंब को ये देखती है। आगे बात करें, सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य रेंज होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य रेंज होता है वो कितना होता है, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच का होता है। आगे बात करें, आगे है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्न में से कौन सा है। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे 69 की अगर हम बात करें, बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बल संबंधी कथनों की अगर हम बात करें, इसके अंदर कौन सा सही है, ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। याद रखना, ऋणात्मक बल क्या होता है, आकर्षक प्रकृति का होता है। आगे बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी। तो वो कौन सी परिघटना होगी, पोलराइजेशन की परिघटना होगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। आगे बात करें, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ pH को परिवर्तित नहीं करता। pH मान किसका परिवर्तित नहीं होता, NaCl, सोडियम क्लोराइड का परिवर्तित नहीं होता। किसका परिवर्तित नहीं होता, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा, तो वो कॉपर सल्फेट नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट नहीं करेगा। तो ये जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इनकी डिटेल देखनी हो तो आपको मैं PDF भी दे दूंगा। ये अगर आप PDF लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GB प्रधान सर के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। आगे बात करें, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। तो किसका अपचयन नहीं करेगा, Al3+ का, Al3+ का अपचयन नहीं करेगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन ने किसकी की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मिता, और चेडविक ने किसकी की थी, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग, इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे है, आंचलिक रेलवे
और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसके अंदर आपको बेमेल बताना है, तो कौन सा नहीं है। इसके अंदर सेंट्रल का नागपुर के अंदर न होकर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। बाकी ये सभी करेक्ट हैं। पूर्व का कोलकाता के अंदर हो गया, वेस्टर्न का मुंबई के अंदर, नॉर्थन का हो गया नई दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है गणतंत्र दिवस अब की बार कौन आई थी, 2023 के अंदर। ये 2021 का, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अल सीसी, फतेह अल सीसी। याद रखना कौन थे, फतेह अल सीसी को ध्यान रखना। कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और मिस्र के अंदर ही COP27 का आयोजन होता है, मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इनके अंदर पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो बोटी नहीं है, बाकी ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान के अंदर है। आगे है नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, ये BSF के द्वारा चलाए जाते हैं। कब चलाए जाते हैं, ये BSF के द्वारा चलाए जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे वायसराय बनते हैं और पहले भारतीय वायसराय बनते हैं। और अंतिम ही मानो इसको, पहले कहो या अंतिम कहो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो ये किसके संस्थापक थे, जनसंघ के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे ये पढ़ लेना आप। इसके अंदर पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता हो लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो। तो ये दे रखी है, डिटेल आप देख लेना इसकी एक बार। आगे है 74 की पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है जब निम्नलिखित में से कौन सा शेष बचता है। तो इसका उत्तर तो 2 रहेगा, लेकिन आप देख लेना इसकी जो डिटेल है वो आगे दी हुई है। डिटेल इसकी ये दे रखी है। आगे है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 7 को इसके व्युत्क्रम का समानांतर माध्य निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। तो आप देख लेना इसको। आगे है धनात्मक, ये भी आप देख लेना, ये छोड़ रहे हैं हम मैथ वाला सेगमेंट। आगे है एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, तो उसके बारे में कथनों पर विचार करना है, मतलब कौन सा सही है। तो इसके दोनों सही रहेंगे। तो n का गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से क्या है, छोटा है। n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इज राइट आंसर। द्विधारी संख्या 10, 11, 10 का तुल्य मान क्या है। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, 46 को लिखा और इसको 2 से भाग दिया, तो यहाँ पर 0 आएगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे निकालना होता है, इसको निकालते जाना और ये आ जाएगा फिर, ठीक है। असंसाधित निविष्ट आंकड़ों इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, स्विचिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन सी मेमोरी होगी, कैश मेमोरी। याद रखना कैश मेमोरी। रैम की अगर हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की अगर हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो फेडोरा इसके अंदर क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है। 1 GB की अगर हम बात करें तो 1024 MB कितनी होती है, 1024 MB। 1024 MB के अंदर क्या होती है, 1 GB होती है। और 1024 GB के अंदर क्या होता है, GB के बाद में TB आता है, टेराबाइट। और 1 MB के अंदर कितनी हो, 1024 KB होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
आगे है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी तो सबसे पहले कहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1915 के अंदर किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये ध्यान रखना। आगे निम्नलिखित में से कौन से गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, शाहिद अमीन। कौन है, शाहिद अमीन इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। आगे है भारतीय स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो जेबी कृपलानी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान के अंदर है। जेबी कृपलानी 1947 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया में प्रभावशाली किसान सभा का आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ, बिहार की अगर हम बात करें तो यदुनंदन शर्मा। स्वामी सहजानंद 1936 के अंदर 1936 के अंदर ये क्या करते हैं, जो किसान सभा उसकी अध्यक्षता करते हैं, स्वामी सहजानंद। आगे पीरपुर रिपोर्ट किससे संबंधित थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है, 1906 के अंदर। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है। आगे है एनजीटी के बारे में पूछ रहा है, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1910 के अंदर इसकी स्थापना होती है। पर्यावरणीय संरक्षण इसका उद्देश्य है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है। तो इसके अंदर पूछा है कि सही नहीं है, तो वो हमारा कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका अंदर सही है। वर्तमान में इसके जो हेड है वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल। याद रखना, आदर्श कुमार गोयल इसके क्या वर्तमान के अंदर हेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है नीति आयोग में, सॉरी इधर से करना है, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिशेष है। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें 30 इसके अंदर क्या होते हैं, 30 इसके अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता, प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। मतलब ये जुड़वा बहने बोल सकते हैं, इनको जुड़वा कमेटी है, प्राक्कलन समिति और पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनका काम ही क्या है, लेखा जोखा तैयार करना, उनकी समीक्षा करना, ये इन दोनों कमेटियों का काम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 नहीं, अब तो 2023-24 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या अनुमान है, 7% वृद्धि का अनुमान किया गया है। आगे नीति आयोग के बारे में पूछा है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका क्या है, पूरा नाम है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है। इसका जो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, सही बात है। इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की जगह क्या आएगा, यूके आएगा, उत्तराखंड आएगा, ठीक है। तो ये इसका गलत रहेगा। और इसका उद्देश्य गंगा के किनारे बसे गाँव को खुले में शौच मुक्त करना। और क्या रहेगा, इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गाँव को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना। इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर 2014 के अंदर इसको शुरू किया गया था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से 21 और 55 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये जोड़ लेना, आप जोड़कर आएगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 को अगर जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई 8 से करोगे, क्योंकि 8 संख्या ही होगी, तो क्या आएगा 38 इसका सही उत्तर रहेगा। आगे 102 की अगर हम बात करें तो ये निकाल लेना, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। तो आगे डिटेल दे रखी है, आप डिटेल देख सकते हैं इनकी वीडियो को रोक रोक के। आगे बात करें हम 103 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 103 नंबर क्वेश्चन, एम की आयु 60 वर्ष, आर एम इसको निकालोगे आप। देखो सबसे पहले एम की आयु कितनी है, 60 वर्ष।
फिर पूछ रहा है आर एम से 5 वर्ष छोटा है, फिर आर आ गया, ये एम हो गया, आर 5 वर्ष छोटा 55 वर्ष का हो गया, एम 5 वर्ष छोटा है और वी से 4 वर्ष बड़ा है, तो वी कितने साल का हो गया 51। और पूछ रहा है वी बी है, जो बी है वो वी से 6 वर्ष छोटा है, तो ये कितना हो गया 45 का हो गया। तो 45 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना 50। गैप पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो 15 ईयर रहने वाला है। आगे बात करें, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीकों से बदलकर लिखा जा सकता है। मतलब जो पहले 6 अक्षर हैं कैसे बदलना है उनको, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इनको कैसे लिखना है एफ ई डी सी बी ए, ऐसे 6 अक्षरों के पेयर को बदल कर लिखना है। और पूछ रहा है वाई जेड को भी कैसे लिखना है, पहले वाई आएगा फिर जेड आएगा, ऐसे पहले जेड आएगा फिर वाई आएगा, ऐसे 6 अक्षर का जो पेयर होगा वो 4 पेयर बनेंगे। इसको बना के आप देख लेना, ये नीचे डिटेल भी दे रखी इसकी। 13वां अक्षर पूछ रहा है तो 13वां अक्षर कौन सा आएगा इसके अंदर, कौन सा आएगा 13वां अक्षर से दाईं और चौथा अक्षर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया आई हो गया, कौन सा आएगा आई आएगा। तो देख लेना आप ऐसे लिख के इसको। आगे है ये मैथ का क्वेश्चन है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लेना इसके अंदर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ आर राइट, ठीक है। आगे है, आगे ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन आ गए। शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है, सही पूछ रहा है। तो यह किसी इकाई के भिन्न लेखाओं से संबंधित बही है, बिल्कुल भी नहीं है। यह किसी इकाई के देनदारों के शेषों से संबंधित है, विवरण है, नहीं है। यह किसी इकाई के देनदारों और लेनदारों से संबंधित विवरण है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं, किसी इकाई विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। जो खाता बही संबंधित विवरण है वो इससे संबंधित है। आगे है मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते में नामे में डाली जाती है। तो ये डाली जाती है मशीनरी अकाउंट, क्या होती है मशीनरी लेखा, मशीनरी अकाउंट के अंदर इसको डाला जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चालू देयताएं कब देय होती हैं। चालू देयताएं की अगर हम बात करें कब देय होती हैं, तो ये 1 वर्ष के भीतर कब होती है, 1 वर्ष के भीतर होती है, 1 वर्ष के भीतर चालू देयताएं होती हैं। आगे है कि क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नहीं। कभी कभी उनके भिन्न भिन्न होने के पर्याप्त कारण होते हैं। कई बार एंट्रीज इसके अंदर गलत हो जाती है, जिसके कारण क्या जो बही खाता है वो मिल नहीं पाता। आगे है निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो वो है जर्नल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल या रोजनामचा बोलते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पर लेन देन दर्ज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो ये तो आपको भी नहीं पता होगा, शायद मेरे को भी नहीं पता था, ये पहली बार जब मैंने इसको देखा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कृष्ण कुमार मित्र। मतलब गलत पूछा है तो ये वर्डों की ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड होते हैं। नई का मतलब क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो ये ध्यान रखना क्या नहीं है। कृष्ण कुमार मित्र ये नरम दल से संबंधित थे। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब होता है, तो वो याद रखना 1907 का, 1 मिनट लिख देता हूँ। 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन, उसके अंदर नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और 1916 के अंदर 1916 के अंदर जो अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ के अंदर अधिवेशन होता है, उसके अंदर कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में क्या हो जाता है, पेचअप हो जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें
इसके बारे में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या, अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई, सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग था। तो भूमि गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एक आपको मैं एक ग्राफ बना के दे रहा हूँ, इसके अंदर आप याद रखना ये क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा इसकी शुरुआत होती है 1833 के अंदर। कब होती है? 1833 के अंदर। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त 1790 के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा। और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें 1792 के अंदर रीड और मुनरो, रीड व मुनरो के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंबई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो M.N. जोशी के द्वारा, N.M. जोशी के द्वारा जो सर्विस लीग इसकी स्थापना की जाती है। 1911 के अंदर जो भारत की राजधानी है उसको दिल्ली से कलकत्ता से स्थानांतरित करके क्या करने की घोषणा कर दी जाती है? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? मोतीलाल नेहरू। कौन नहीं थे? मोतीलाल नेहरू नहीं थे। सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी में किसी बदलाव के पक्ष में नहीं थे, अर्थात अपरिवर्तनवादी दल में थे, जबकि मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी दल में थे। तभी तो 1923 के अंदर याद रखना इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, स्वराज पार्टी। आगे है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? बेवेल नहीं था। लॉर्ड किसी लिए लगा रखा है इनके आगे, हटाओ इसको। तो पेंथिक लॉरेंस इसके हेड थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये सभी क्या थे? इसके सदस्य थे। पेंथिक लॉरेंस के बारे में याद रखना, ये क्या थे? इसके हेड थे। तो आगे बढ़ते हैं। 1946 के अंदर ये कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है, 1946 के अंदर। आगे है निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं, याद रखना, रविचंद्रन अश्विन। आगे है लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी हो गए थे। और ये एकमात्र तो क्या कहे 36 नामांकन इनके विरोध में आए थे राष्ट्रपति का जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन सबको इंदिरा गांधी के द्वारा क्या करवा दिया गया था? रद्द करवा दिया गया था। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी ही है। आगे बात करें, आगे है यूनेस्को वर्ष 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? तो बांग्लादेश। किसने की थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश का गठन कब होता है? 1971 के अंदर, जब भारत पाकिस्तान की वॉर होती है तो हमने क्या कर दिया था? नल्ला पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भविष्य के अंदर और भी टुकड़े होंगे, लेकिन वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये उस समय क्या था? ये पूर्वी बंगाल हुआ करता था, लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता ने क्या कर दिया था? भारत को विभाजित करवा दिया था। और बात करें हम हाल ही में नागोजी उकांजाईवेला, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? WTO की हेड है। WTO की ये क्या है? महानिदेशक है, महानिदेशक हैं। और बात करें हम ये कहाँ से? नाइजीरिया, नाइजीरिया से है। तो याद रखना WTO की ये ऐड हो गई। WTO की अगर हम बात करें तो 1900 कब होती है इसकी स्थापना? 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है WTO की, विश्व व्यापार संगठन की। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? 1945 के अंदर इसकी जो स्थापना होती है वो गेट के रूप में होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। और
1995 के अंदर फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, WTO इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है। आगे है कालादान मल्टी मॉडल्स पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी? तो किसको जोड़ेगी? भारत को म्यांमार के साथ जोड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था UPSC EPFO का, उसका हमने आपको सॉल्यूशन कराया है। तो ऐसे ही लगातार 10 दिन बचे हमारे, तो 10 दिन के अंदर हम 10 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। तो हर रोज़ आपको टेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसकी अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ आपको, GB प्रधान सर, GB PRADHAN SIR, GB प्रधान सर, इसकी जो PDF है वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो क्लास का कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।